लेक्चर में क्या पढ़ा हम लोगों ने बच्चों? शील्डिंग डीशील्डिंग। डीशील्डिंग एंड शील्डिंग पढ़ लिया था। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो नहीं समझ में आया हो एनएमआर में? एनएमआर में ऐसी कोई भी चीज जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो? Do you want to ask any question related to NMR? शील्डिंग डीशील्डिंग बिल्कुल सबको समझ में आ गई है? शील्डिंग डीशील्डिंग बिल्कुल समझ में आ गई है? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बच्चों पूछ लीजिए आप लोग अभी से। सत्यम अग्रहरी कुछ क्वेश्चन है क्या शील्डिंग डीशील्डिंग से रिलेटेड? मैम अगर हाँ बोलिए। अगर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में लगा है और वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? क्या बोल रहे हैं बेटा? आपकी आवाज कर रही है, क्या बोल रहे हैं आप? मैम अगर कोई ऐसा कंपाउंड या एलिमेंट है कि जिसमें पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी लगा है तो ज्यादा प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। इसमें प्रेफरेंस की क्या बात है बेटा? प्रेफरेंस की क्या बात है, नहीं समझी। आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, किससे रिलेटेड पूछ रहे हैं क्वेश्चन आप? मतलब शील्डिंग होगी, डीशील्डिंग होगी, कैसे? बेटा पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो शील्डिंग एंड डीशील्डिंग होती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ही लगातार मूव करते रहते हैं, है ना। अब अगर उनको आपको रोटेट करने की जगह नहीं मिल रही है, जैसे बेंजीन के केस में तो क्या हो रहा है, लगातार वो रोटेट कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वहां शील्डिंग नहीं हो सकती है। एसिटिलीन के केस में आपने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां पर भी हैं, मगर वहां पर रोटेशन की कहीं जगह नहीं है, तो वहां पर क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है। इन अ सेम वे अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन से दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन से दूर हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, डीशील्डिंग हो जाएगी। शील्डिंग की जगह पर डीशील्डिंग हो जाएगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं, या जैसे एसिटिलीन के केस में शील्डिंग कर रहे थे। मगर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन कहीं से हट जाए तो वहां पर डीशील्डिंग हो जाएगी, चाहे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज होने लग जाए या कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां आ जाए, तो दोनों की केस में क्या हो जाएगी, डीशील्डिंग हो जाएगी, है ना। सत्यम समझ में आई बात आपको? यस मैम। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, यस मैम। है ना। यस मैम। तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही था कि इस तरीके से शील्डिंग डीशील्डिंग से क्या होगा, केमिकल शिफ्ट होगा, अपफील्ड शिफ्ट होगा या डाउनफील्ड शिफ्ट होगा। तो ये अपफील्ड शिफ्ट या डाउनफील्ड शिफ्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि आपका मतलब प्रोटॉन का, इससे हमको एनवायरमेंट पता चलता है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये केमिकल शिफ्ट से हमें क्या पता चल रहा है, केमिकल शिफ्ट से हमको प्रोटॉन का आसपास के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का पता चलता है। दिस टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का मतलब ये होगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन है कि एलिफैटिक है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, बेंजोलिक है, वाइनोलिक है, एसिटिलिनिक है ना। तो ये ग्रुप्स के बारे में पता चलता है। तो अगर शील्डिंग अगर सपोज करो हो रही है ना, तो उसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेजोनेटिंग वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो शील्डिंग हो रही है। यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पर फिक्स्ड है।
और अगर डीशील्डिंग हो रही है तो हम समझ जाते हैं कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जगह मिल गई क्योंकि उसको जरूर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं, या फिर वो कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उसने पुल कर लिया है ना। तो इस तरीके से हमको एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का पता चल जाता है पोजीशन ऑफ सिग्नल से कि किधर किधर शिफ्टिंग हुई है ना। तो ये माना जाता है कि अगर हम नेकेड प्रोटॉन की बात करें, नेकेड प्रोटॉन का मतलब ये हो गया कि उसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेकेड प्रोटॉन मतलब सीधे सीधे जितना आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उतना सीधे सीधे प्रोटॉन तक पहुंच रही है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब रोटेट करते हैं तो उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जिसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रीएनफोर्स भी कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, शील्ड भी कर सकती है ना। तो अगर शील्डिंग होगी तो अप फील्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, अगर डी शील्डिंग होगी तो डाउन फील्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ये आप लोगों को उस दिन मैंने समझाया था। इससे अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है डाउट तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द केमिकल शिफ्ट। और इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स भी था, मगर वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आप स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स रहने दीजिए, आप सिर्फ एरिया एंड नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड द पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स, 3 फैक्टर्स पर ही ध्यान दें। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इज इट क्लियर? कुछ पूछना तो नहीं? आगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें हम लोग। यस मैम। ओके, तो सो now this is unit 6, organic reactions. There are 8 units in your syllabus and we have completed 5 units. Now we are going to start 6th unit, organic reactions. ये भी इजी यूनिट है क्योंकि इन सब के बारे में आप लोग इंटर में पढ़ चुके हो। ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या होता है, रिएक्शन होने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, कुछ पता है ना आप लोगों को? ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं, है ना, और कैसे होते हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, सब पढ़ा है ना आप लोगों ने इंटर में। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं। तो क्या होता क्या रिएक्शन में? मेन होता है कि भाई बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होती है ना। एक दो जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड्स आपस में ब्रेक करेंगे और दे विल फॉर्म न्यू बॉन्ड्स ना। Whenever any reaction occurs, old bonds break and new bonds are formed. This formation is due to shifting of electrons. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मेकिंग हो रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शिफ्ट करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, शिफ्टिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होती है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, ये जब हमें मालूम पड़ेगा तभी हम लोग किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ सकते हैं, है ना। तो मेन थिंग यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स आप जानते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स? कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? आदन क्या बताया बेटा आपने सत्यम?
मैम बाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया है ना, HCl में क्या हो रहा है, H और Cl के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। O2 है, N2 है, Cl2 है, इन सब में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो शेयरिंग से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब यही कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, उसके बाद जब दूसरे रिएक्टेंट के पास जाते हैं तो फिर ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो इस सब पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितने तरीके से हो सकता है, यहाँ पर ये देखिए है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 मेथड्स हैं। एक है पोलराइजेशन इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। दूसरा है पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, जिसको बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है ना। टेम्पररी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब तक कोई अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग रिएजेंट जब तक कोई रहता है सबस्ट्रेट के पास, तब तक इफेक्ट रहता है, उसके बाद इफेक्ट ही खत्म हो जाता है, इसलिए बोलते हैं टेम्पररी। और परमानेंट का मतलब क्या हो गया, जब आपका कोई भी रिएक्टेंट बना है ना, तो उसमें ये इफेक्ट रहेगा, परमानेंट रहेगा। कैसे रहेगा ये भी हम लोग बात करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन इफेक्ट, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। पोलराइजेबिलिटी है ना, पोलराइज होने की एबिलिटी, ये किसी की प्रेजेंस में होता है ना, और ये बिना किसी की प्रेजेंस में होगा। उसके एग्जांपल्स देखिए, पोलराइजेशन इफेक्ट के इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। और इसका है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट था, ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है। दिस इज 2 डिफरेंट इफेक्ट, दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और आप लोगों ने इंटर में पढ़ा भी होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एनी आइडिया? मैम सिग्मा बॉन्ड का मैम पोलराइजेशन हो जाता है इसमें। वेरी गुड। फिर क्या होता है? इसकी वजह से मैम इलेक्ट्रॉन लेने की और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। हाँ ठीक बता रहे। अभी क्या होता है कि जब किसी डिसिमिलर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनना है, जैसे HCl है, HCl में क्या डिसिमिलर है, एक H है, एक Cl है। अगर O2 N2 Cl2 की बात करें तो ये इनमें नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सेम एटम से मिलकर के बने हुए है ना। तो अगर हम लोग बात करें डिफरेंट एटम्स से मिलकर के बने हुए कोवलेंट बॉन्ड्स की, अगर हम बात करें जैसे HCl मैंने बोला या NH3 बोला है ना, तो इन सब में क्या होगा कि ये ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें कि डिसिमिलर एटम से मिलकर के बने हुए हैं। तो अब इनमें क्या होता है कि जब 2 एटम डिफरेंट हैं तो उनके बीच में जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्या एकदम बीच में सेंटर में रहेगा या उसकी कोई शिफ्टिंग होगी? मैम शिफ्टिंग हो जाती है। शिफ्टिंग होगी। क्या रीजन है शिफ्टिंग होने का? मैम ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को खींच लेता है। इसमें दोज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, दोज आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ attracting shared pair of electron towards itself is known as it is known as electronegative element. तो अगर हमारे पास जैसे सपोज करो ये हमारे पास ये CX बॉन्ड बना, ठीक है, अगर X क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मैंने मतलब बताया कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे X है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा कि कार्बन और X के बीच में जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको बीच में नहीं रखेगा, बल्कि अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करके रखेगा। जब अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा तो X के ऊपर क्या हो जाएगी, हल्की सी माइनस की पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब जब 2 बिल्कुल बराबर के लोग बैठे हों तब तो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो बीच में होगा, सेंटर में रहेगा, शेयर रहेगा। मगर अगर 2 डिफरेंट एटम्स हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में हो। जो भी एटम
थोड़ा सा भी ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो अपनी तरफ हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखेगा। जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके ऊपर हल्की सी माइनस की पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। इन द CX bond, X being highly electronegative in nature, it will attract the shared electron toward itself, so it will attain a माइनस पोलैरिटी। यहाँ पर हल्की सी माइनस पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और कार्बन के ऊपर यहाँ पर प्लस की पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाना। तो यहाँ पर देखिए ये बात लिखी है ना, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू डिसिमिलर एटम्स, द इलेक्ट्रॉन पेयर forming the bond is never shared absolutely equally between the two atoms. Yeah, never shared absolutely equally between the atoms, क्योंकि अगर दो डिसिमिलर है तो बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, but it is attracted a little more towards the more electronegative atom of the two. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनकी तरफ रहेगा। अब the electron pair forming the CX bond is somewhat more attracted towards the X atom. With the result it attains a partial negative charge. यहाँ partial negative charge को बच्चों लोग माइनस डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं, तो X के ऊपर हल्की सी माइनस का partial negative charge आ जाएगा। While the carbon atoms attains a partial positive charge, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, partial positive charge आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर सपोज करो यहाँ पर CY होता और Y इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। वो डिपेंड करता है कि दो एटम्स में से किन के ऊपर ज्यादा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अब इनवोल्व साइन कन्वेंशन से जो हम लोगों ने पहला वाला ये पढ़ा, इसको बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आया, है ना। तो कार्बन से जो आकर के जुड़ा है एक्स, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। और अगर ये उल्टा होता, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर पॉजिटिव होता, इसके ऊपर वाई के ऊपर पॉजिटिव होता, तो हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। तो माइनस आई इफेक्ट किसकी वजह से होता है, क्योंकि जब दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो जिसके ऊपर भी ज्यादा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है या तो ये जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट है, cause certain degree of polarity in the bond। तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, आपके बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया भाई, दो पोल्स डेवलप हो गए, एक प्लस का और एक माइनस का, which in turn renders the bond much more liable to be attacked by other charged atoms or groups। अब क्या होगा, जब हल्की सी पोलैरिटी डेवलप हो गई, सपोज करो इसी के पास डेवलप हो गई थी माइनस की, यहाँ पर प्लस की, तो अब ये इजिली किसी भी अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा पोलैरिटी डेवलप होगी उतना वो इजीली किसी दूसरे से रिएक्ट कर पाएगा। या दूसरी अगर लैंग्वेज में बोले हम लोग, जितना ज्यादा यहाँ पर प्लस और माइनस की पोलैरिटी डेवलप होगी, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक होता चला जाएगा। वीक होता चला जाएगा तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और जो भी अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है उससे रिएक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? यस मैम। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना। So the inductive effect causes certain degree of polarity in the bond, which in turn render the bond much more liable to be attacked by other charged atoms or groups. Thus, inductive effect may be defined as the permanent displacement of electron forming a covalent bond towards a more electronegative element or group. What does that mean? Means ये जो अब इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। जबकि अभी आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
वो क्या होता है, वो टेम्पररी होता है। अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि टेम्पररी एंड परमानेंट। तो ये जो इफेक्ट है कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि अगर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। और अब क्या होगा, कोई भी अटैकिंग रीजन उस पर अटैक कर सकता है इजिली, है ना। अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रो कोई भी अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जैसे माइनस का चार्ज है, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस की पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है। तो इसलिए ये पोलैरिटी डेवलप होने से अब वो इजिली रिएक्शन देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही तो है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेंटर में होना चाहिए, मगर वो सेंटर में ना होकर के डिस्प्लेस हो गया है ना। यहाँ सेंटर में होना चाहिए था, मगर इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस का चार्ज यहाँ पर आ रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं चैप्टर में कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ बॉन्ड। आप इंडक्टिव इफेक्ट को बच्चों हम लोग ये एरो से डिनोट करते हैं। तो एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पर देखो, ये Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो एरो का साइन किधर की तरफ है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब कि जहां से इलेक्ट्रॉन जिस तरफ अट्रैक्ट होता है, जिस तरफ अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, उधर की तरफ क्या होता है, एरो होता है। तो क्लोरीन क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये साइन इधर की तरफ है। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस की पोलैरिटी, यहाँ पे प्लस की पोलैरिटी है। और ये धीरे 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 जितने डेल्टा साइन बढ़ते जा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आपकी पोलैरिटी है वो, या बोल सकते हैं जो आपका पार्शियल चार्ज है पॉजिटिव का, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 4 सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा हो गया, ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसने क्या करा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने क्या करा, इससे इलेक्ट्रॉन को अपना अट्रैक्ट करा, इसने इससे करा, तो धीरे 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 क्या होगा, आपका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। और ये देखा जाता है कि 3rd and 4th कार्बन तक आते आते ये इफेक्ट एकदम जीरो हो जाता है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव charges keep on decreasing away from Cl atom, and at 3rd and 4th carbon it is almost zero for all particular purposes. तो देखा जाता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये धीरे धीरे, अगर खूब लंबी चेन है यहाँ पर, तो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और 3rd and 4th तक आते आते बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि Cl ने इलेक्ट्रॉन इससे खींचा, ये बहुत तेज था, जिसने इससे खींचा, इसने इनसे लेना चाहा, इन्होंने इनसे लेना चाहा, तो धीरे 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 क्या होगा, वो फोर्स कम होता चला जाएगा। ठीक है, 3rd and 4th तक आते आते ये जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। अब आते एग्जाम्पल्स की बात करें तो माइनस में देखिए, ये आपके ये धीरे धीरे यहाँ पर जो साइन बना हुआ है, इससे क्या लग रहा है कि ये आपका जैसे COH है, सबसे ज्यादा ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, फ्लोरीन उससे कम है, Cl उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, आयोडीन उससे कम है। तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है या माइनस आई इफेक्ट कम हो रहा है। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से माइनस आई इफेक्ट आता है। ठीक है, जिनकी वजह से माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट किनकी वजह से आएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनकी वजह से क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो इनकी वजह से आपका माइनस आई इफेक्ट आता है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं डिक्रीज होता चला जा रहा है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई का मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग थे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है।
रिलीजिंग या रिपेलिंग, है ना, रिलीज कर रहे हैं मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ये खुद नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये CCH5O, COO माइनस, R3CS, ये सब क्या है हमारे प्लस आई ग्रुप से, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो अगर ये कार्बन के साथ अटैच होंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और इनके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस आई ग्रुप से, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन के ऊपर बढ़ा देंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसमें आता है बॉन्ड लेंथ के बारे में। Since the inductive effect leads to ionic character in the bond, the increase in minus I effect usually decrease the bond length. जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए दोनों, कि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, अब जैसे इनके केस में क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ और कम होती जा रही है। क्यों बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, क्योंकि भाई क्या कर रहा है, फ्लोरीन बहुत तेजी, इससे कंपैरिजन करें अगर हम लोग, ये तो वही है, इनसे देखिए अगर इन दोनों की जो हम कंपैरिजन करें तो ब्रोमीन क्या करेगा, इससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। क्लोरीन और भी तेजी से खींच रहा है, फ्लोरीन और भी तेजी से खींच रहा है। जब और भी तेजी से खींचेगा तो क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड, इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो और भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे इनके अंदर ये आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं 1.94 एंगस्ट्रॉम था, 1.78 है, 1.38 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यहाँ पर F ना होकर के यहाँ पर I होना चाहिए था। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो आपको भी पता है कि आपके हाथ में कोई चीज है, सपोज करो मैं आपके हाथ से अपनी तरफ चीज को खींचूं तो आपके हमारे बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, मैं तेजी से आपकी तरफ आपसे वो चीज ले रही हूँ, तो जैसे जैसे यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। दूसरा आता है डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट जानते क्या होता है? मैम पोलर या नॉन पोलर पता कर सकते हैं मैम डाइपोल मोमेंट से। तो ये भी एक इट इज अ मेजरमेंट कि आप कितनी पोलैरिटी है किसी भी बॉन्ड में, किसी भी कंपाउंड में कितनी पोलैरिटी है, वो हमको डाइपोल मोमेंट से पता चलता है। तो डाइपोल मोमेंट में भी क्या होता है कि अब जैसे यही था, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक माइनस की पोलैरिटी, यहाँ पर प्लस की पोलैरिटी है, डेवलप हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल, ये दो डाई का मीन्स क्या होता है, दो पोल्स डेवलप हो गए, एक पोल ये एक पोल ये, है ना। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर करते हैं? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस। जितना चार्ज होता है और इनके बीच के डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये भी मालूम होगा, आपको इंटर पढ़ा हुआ है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज करो ये यहाँ पर बीआर यहाँ लगा, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और एक और यहाँ पर बीआर लगा होता, वो भी अपनी तरफ सेम तरीके से खींच रहा होता, तो क्या हो जाता, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता। क्यों जीरो हो जाता? मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो वहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। यही चीज हम लोगों ने जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी थी तो पढ़ा था ना कि CO2 क्यों CO2 है तो वो कैसे हमारा IR इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, कार्बन है, इधर उधर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ने इधर से भी कार्बन को खींचा, उधर से भी ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, दोनों साइड पे बराबर फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा।
ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, Q मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। Since inductive effect leads to a dipolar character in the molecule, अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो मतलब डायपोल है वहां पर, तभी तो दो पोल्स बने हैं वहां पर, है ना। it develops some dipole moment in the molecule which increases with increase in the inductive effect. तो जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उनके में उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इससे देखे डायपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आयोडीन है, ब्रोमीन है और Cl है ना, ये CH3 आई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये CH3Br है और ये CH3Cl है। मैम ऊपर से CH3 आई रहेगा। हाँ बेटा, ऊपर बॉन्ड लेंथ। हाँ ये मैंने कहा कि CH3 आई होगा, मैंने ये बोला, तो यहाँ पे इसको आई कर लेंगे अभी हम लोग। अभी इसको मुझे एक्चुअली में पेंट से जाकर किया ना, तो पेंट से जाकर करना पड़ेगा, यहाँ पर बने होगा नहीं। तो ये CH3I और CH3Br CH3Cl, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बढ़ रही है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, डायपोल मोमेंट इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अब एल्किल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द corresponding alkanes. Why? Alkyl halides are more reactive than the corresponding alkanes. Why? ये सब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ बोलिए, क्या बता रहे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहते हैं ना एल्किल हैलाइड में, इसलिए। हाँ, अब एल्किल हैलाइड में क्या हो गया, जैसे CH3Cl है, तो एल्किल हैलाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट होते ही क्या हो जाएगा, रिएक्शन ये इजीली देने लग जाएगा, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होता चला जाएगा। Alkyl halides are more reactive than the corresponding alkanes due to the inductive effect, right? Yeah, due to the presence of CX bond which is polar due to I effect. Furthermore, reactivity increases with increasing of branching. अब जितने ज़्यादा branching होती चली जाएगी वैसे ही reactivity बढ़ती चली जाएगी। branching का मतलब ऐसे हुआ समझो, जैसे ये यहाँ पर क्या है, CH3 CH2X है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है ना। अगर इन तीनों में पूछा जाए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा आ गई। तो ब्रांचिंग ज्यादा आ जाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकी पोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा पोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी इनके बीच में, जितनी ज्यादा पोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी या आई इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो ब्रांचिंग होने से, जैसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों से ना बहुत शॉर्ट में ऐसे पूछ सकते हैं रीजनिंग की, भाई ये रिएक्टिव क्यों ज्यादा है, ये कम क्यों है। तो बहुत समझ के ध्यान से चीजें पढ़ते चलिएगा। तो ब्रांचिंग होने से आपका क्या हो जाएगा, CX बॉन्ड के बीच की पोलैरिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, और एक दूसरा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, strength of carboxylic acid. अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड जो है वो आपका एसिड क्यों है, क्यों ये एसिड है। या अगर यहाँ पर सपोज करो हम Cl लगा दें, क्लोरो एसिटिक एसिड, वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ज्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। रीजन क्या है मैम? क्योंकि वो रिड्यूस कर सकते हैं दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट को, इसलिए। नहीं, किसको रिड्यूस कर सकते हैं, किसको रिड्यूस कर सकते हैं? ये इनके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होती है ना, इसलिए।
लेकिन यहाँ पर रिड्यूस रिड्यूस से तो ना बताएंगे, यहाँ तो आप इंडक्टिव इफेक्ट्स को एग्जांपल देके बताओ। एसिड कौन होते हैं, पहले तो मुझे बताओ एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड? मैम व्हिच रिलीज H प्लस। जो H+, हाँ दोस कैन रिलीज H प्लस आयन और प्रोटॉन, है ना, या प्रोटॉन, वही H प्लस को हम लोग प्रोटॉन वर्ड यूज करते हैं ना, तो H प्लस देने वाले को हम लोग बोलते हैं एसिड। जो इजीली H प्लस आयन दे दे उनको बोलेंगे एसिड। अब जैसे ये एसिटिक एसिड है यहाँ पर, ठीक है, ये क्यों एसिटिक इन नेचर है? क्योंकि अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो लगा हुआ है, देखो इस वाले को देखिएगा आप लोग, ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसने क्या करा कि भाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, किसके, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और कार्बन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब ऑक्सीजन ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की तरफ अपनी तरफ खींचेगा। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी जब इसकी तरफ चला जाएगा तो ये H प्लस की तरह इजिली रिमूव हो जाएगा, H प्लस की तरह रिमूव हो जाएगा, इसलिए वो एसिडिक इन नेचर होगा। अब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ था ना, CH3COH लगा था एसिटिक एसिड का, अब मैंने यहाँ पर एक Cl और लगा दिया, तो Cl क्या करेगा, वो अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक और लग गया, अब वो भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये इसने खींचा और तेजी से, तो अब H प्लस आयन और तेजी से निकल जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आयन इफेक्ट होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा इजिली H प्लस इजिली निकल जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट होने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द ईज विद व्हिच एन एसिड आयनाइजेस टू गिव प्रोटॉन। जितनी इजीली वो H प्लस को दे देगा, प्रोटॉन को दे देगा, वो कहलाएगा अच्छा एसिड। A molecule of carboxylic acid can be represented as a resonance hybrid of the following structure। अब यहाँ पर देखो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, यहाँ पर तो माइनस का चार्ज आ गया, ठीक है, ये माइनस का चार्ज आ गया, अब इसने भी क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो अब इसके ऊपर क्या हो, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया, ठीक है, ये माइनस का चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये बहुत ही स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। क्यों स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये लगातार आपस में ऐसे से कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई एक तो एक H प्लस इजिली निकल सकता है, दूसरी बात यहाँ पर जो आपका ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी समझ में आपको आ जाएगा, ये भी वही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है RCOO। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि H प्लस निकल गया, अब H प्लस जब निकल गया तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया। कार्बोक्सिलेट एनायन भी जो है वो बहुत ही स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज क्यों है, क्योंकि इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये लगातार बनता रहेगा, ऐसे ऐसे बनता रहेगा, तो ये बहुत ही स्टेबलाइज है। यहाँ पर बच्चे दो इफेक्ट काम करते हैं कि एक तो H प्लस का इजिली निकल जाना, और निकल जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो बहुत ही स्टेबलाइज्ड हो बाय द रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से बहुत ही स्टेबलाइज्ड अगर होगा तो वो हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना, है ना। तो H प्लस निकल जाने के बाद उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई तो वो और इजिली H प्लस आयन को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर तभी क्या हुआ, आपने देखा ये ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इसने खींचा, तो यहाँ पर H जो था इजिली H प्लस की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H प्लस की तरह बाहर निकल गया। अब निकलने के बाद तो ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन बचा, अब ऑक्सीजन के ऊपर ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि H प्लस की तरह निकला ना, H ने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, H ने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया और H प्लस की तरह बाहर निकल गया, तो इनके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ गया। ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन। अब कार्बोक्सिलेट एनायन में देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ माइनस का साइन, ये आपस में बार बार इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, ये बनता बिगड़ता ऐसे रहेगा। तो इसको बोलते हैं बहुत ही स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज क्यों, क्योंकि लगातार स्पेस में चेंज हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं डॉट 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 करके कि कभी माइनस का चार्ज यहाँ है, कभी यहाँ है, और डॉट 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 के बता दी कि कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है।
तो once the carboxylate anion is formed, it is stabilized more easily by resonance than undissociated acid. जो एसिड अभी डिसोसिएट नहीं हुई है उसके कंपैरिजन में, ये बताइए अभी एसिड अभी डिसोसिएट नहीं हुई है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज द मोर स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर देन दिस. तो इस वजह से क्या हो जाता है, हम बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है. In the लिखा हुआ in the second structure, the oxygen atom of the hydroxyl group has a positive charge, due to which it has a tendency to attract electron pair, means inductive effect of the OH bond towards itself, which results in the removal of hydrogen atom as proton, and hence carboxylic acids behave as acids. Okay, तो फिर से बता दूं, कोई भी एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि वो इजीली H+ आयन को अगर दे पाती है तब वो एसिड होगी. तो H+ आयन को इजीली दे पाए, इसके लिए क्यों क्या आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर -I इफेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन है, वो भी यहाँ पर चला जाएगा. तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब चला गया ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा. जब ये ब्रेक हो जाएगा तभी इसमें चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट एनायन में, और फिर ये कार्बोक्सिलेट एनायन लगातार ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर के स्टेबलाइज हो जाएगा. So once the carboxylate anion is formed, it is stabilized more easily by resonance than undissociated acid. Thus, the acidity of carboxylic acid is due to inductive effect and resonance stabilization of the carboxylate ion. ठीक है, आगे बात समझ में. तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स इसमें ही हैं कि आगे हैं. अब यहाँ पर देखो, acidic strength decreases as plus I effect of alkyl group increases. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक इन कैरेक्टर है, एसिडिक एसिड उससे कम एसिडिटी वाला है, और CH3 वोल्टवाइज CH उससे कम उसकी एसिडिटी है. क्यों बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्रीज क्यों करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों डिक्रीज कर रही है बताओ मैम. प्लस आई इफेक्ट. हाँ, यहाँ पर क्या काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट काम करेगा. प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर CH3 है, तो CH3 क्या करता है, ये माइनस आई इफेक्ट तो देगा नहीं, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा. तो इसने क्या करा, CH3 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ा दी. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता तो ये H जो था अपना इलेक्ट्रॉन उनको दे करके H+ की तरफ बाहर निकल आता. ये इधर से खींचता और इनको खींचता तो H+ निकल जाता. अब ये यहाँ पर कोई खींच नहीं रहा है, CH3 क्या कर रहा है, इनके ऊपर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इनको दे रहा है. तो जब वो दे रहा है तो H जो है वो होगा वो H+ की तरह क्यों निकलेगा, उसको निकालने के लिए तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा ना. अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इतना इजीली H+ नहीं निकल पाएगा. और अगर आपने एक और CH3 ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लग गए यहाँ पर, तो क्या हो गया, अब ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा और डेंसिटी बढ़ा देगा. तो क्या हो जाएगा, H+ जो पहले निकल भी पा रहा था अब और भी नहीं निकल पाएगा. तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो आपकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है. माइनस आई इफेक्ट होता तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही होती. ठीक है, अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी वही चीज है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज माइनस आई इफेक्ट ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस. मतलब माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट कम हुआ
तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर देखिए NO2 में ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, फ्लोरीन में इससे कम होता है, मगर हाँ फ्लोरीन भी बहुत अच्छा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है, क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की होती है, ब्रोमीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होती है ना। तो ये आप जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट कम होता चला जाएगा, माइनस आई इफेक्ट कम होता चला जाएगा, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा, तो H इजीली निकल जाएगा। यहाँ आते आते एसिटिक एसिड क्या हो गई, वीक हो गई। तो एसिटिक एसिड जो होती है वो वीक होती है ना, एक वीक एसिड कहलाती है। वीक एसिड इसीलिए कहलाती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो आप बोलोगे क्लोरो एसिडिक में क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट आ गया, तो वहां पर इस वजह से उसमें H प्लस इजीली निकल आएगा। और जबकि एसिटिक एसिड में क्या आ गया, प्लस आई इफेक्ट आ गया, तो प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई बिल्कुल? यस मैम। कोई डाउट हो तो कोई पूछ लो अभी से। एक नईम कुरैशी ने हैंड रेज करा है। नईम कुरैशी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नईम कुरैशी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नहीं, हो गया। तो आपने हैंड रेज किया ना बेटा? चलिए। हाँ किया था मैम, तो, समझ गया, हाँ, मैं आ गया। आ गया। चलिए फिर अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे के इसमें पढ़ते हैं। और अब इसके बाद ये क्वेश्चन एमीन्स के लिए भी आता है कि, है ना, एमीन्स क्या होते हैं, ये क्यों बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या आता है, वहां पर प्लस आई इफेक्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे उसको पढ़ेंगे। तो जल्दी से मुझे अटेंडेंस भेज दो बच्चों। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछना तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। पूछना है कुछ? चलिए।